हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। खुशखबरी ये है कि अब आपको सत्यम सर के बनाए गए वीडियो भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो रहे हैं चैनल पे, और छोटे छोटे वीडियो जो उनके द्वारा दी गई जानकारी है वो आपके पेपर में रामबाण साबित होगी। आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ये गारंटी है मेरी। अगर आप रेगुलर क्लासेस इस चैनल पर लेते रहेंगे बेटा, तो ये मैं 100% कह सकता हूं कि 70 में से 70 नंबर आएगा। और प्रैक्टिकल में भी हाई स्कूल के 30 नंबर 100% मिलते हैं। तो मेहनत करते रहो और जुड़े रहो। इस जून की छुट्टी में अगर तुमने सोकर गुजारा तो यकीन मानो आप कम से कम 10-15 नंबर का नुकसान कर जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो लग के इस जून की छुट्टी में कम से कम 6-7 चैप्टर कवर करके तब आपको 1 जुलाई को आपको स्कूल में मिलेंगे। तो खाली नहीं बैठना है, मेहनत करना है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी रेगुलर लगे रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी पक्की करिए। चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.1 पूरा खत्म करने वाले हैं अच्छे से बेहतरीन ढंग से। आज मैं आपको सिखाऊंगा क्या, आज मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पे आप कैसे बनाएंगे, रैखिक समीकरण को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उससे पहले जानेंगे रैखिक समीकरण क्या है, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब सारा आज के हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि आइए यह चैप्टर कहता क्या है, ये क्या कह रहा है, हमें समझाना क्या चाहता है। चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलता है कि चैप्टर हमें जो बताने की कोशिश कर रहा है वो हमें कैसे समझना है, कैसे सीखना है। देखो मजेदार तरीके से, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर हटा देते हैं। रैखिक समीकरण से आप अवगत होंगे, रैखिक समीकरण से आप इसलिए अवगत होंगे क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। रैखिक समीकरण आपने क्लास 9th में मेरे बच्चे जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है, चलो मैं बताता हूं क्या होता है। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसकी घात यानी अधिकतम घात अधिकतम जो घात होती है वो क्या होती है मेरे बच्चे, 1 होती है। मैंने बहुपद वाले चैप्टर में बताया था। यानी जो आपका रैखिक बहुपद होता है वही आपका रैखिक समीकरण होता है, क्योंकि रैखिक समीकरण में क्या हो जाएंगे, 2 पक्ष हो जाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है रैखिक समीकरण का, ax + 4, ax + 4। ये जहां पे a क्या होगा, कोई ना कोई पूर्णांक होगा। ए क्या होगा, कोई ना कोई पूर्णांक होगा, यानी कि वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर होगा। ठीक, वास्तविक संख्या होगी। अब क्या पढ़ना है, अब हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ना है मेरे बच्चे दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब दो चर मतलब समझते हो, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक। ठीक, जो अक्षर हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, चर यानी कि वेरिएबल। अब ऐसा समीकरण जिसमें 2 अक्षरों का प्रयोग किया जाए वही क्या कहलाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आया। ऐसे समीकरण जिसकी घात, जिसकी अधिकतम घात 1 हो और उनमें 2 चरों का प्रयोग किया गया हो वो क्या कहलाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे याद कर लो। इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है बच्चे, ax + by + c = 0। जहां पे a, b और c क्या है बेटे, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। समझ में आया। मानक रूप एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे बच्चे तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल ये हो जाता है 2x + 3y
+4 = 0। ये हमारा क्या कहलाता है? दो चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आया, जिसमें दो चर, जरूरी नहीं एक्स वाई का प्रयोग हो, जरूरी नहीं एक्स वाई का प्रयोग हो। ए मतलब वहां पे mn हो सकता है, op हो सकता है, xz हो सकता है, xk हो सकता है, ऐसे कई सारे अक्षर हो सकते हैं। मतलब होंगे दो ही, लेकिन बदल के भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड रूप आपका ये होता है। स्टैंडर्ड रूप ये है, ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड रूप है किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब एक जरूरी चीज, एक बात मुझे बताना, अगर क्लास में दो एक ही नाम की दो सुनीता लड़कियां अगर हो जाएं, मतलब क्लास में एक लड़की है उसका नाम सुनीता है, दूसरी लड़की भी है उसका नाम भी सुनीता है, तो हम क्या करते हैं? तो हम एक को सुनीता फर्स्ट, दूसरे को सुनीता सेकंड कहते हैं। कहते नहीं, देखा होगा क्लास में जब आपकी क्लास टीचर जब अटेंडेंस लेते हैं तब क्या करते हैं? अगर एक ही क्लास में दो बच्चे हैं एक ही नाम के हैं तो या तो उनको कहते हैं फर्स्ट और सेकंड नाम बदल देते हैं। ठीक, तो वैसे ही जब कहीं पे दो चर वाले रैखिक समीकरण दो लिखे हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो लिखे हो, तो हम क्या करते हैं? जैसे सपोज्ड है, मानो कहीं पे लिखा है कहीं पे लिखा है ax + by + c = 0। फिर लिखा है ax + by + c = 0। अब मुझे बताओ, अगर दोनों जगह पे यही चीज, यानी दो चर लिखे हैं, एक चर यहाँ, मतलब एक रैखिक समीकरण यहाँ पे, एक रैखिक समीकरण यहाँ पे, दो जगह लिखे हुए हैं, अगर सेम है तो इनमें हम अंतर कैसे ढूंढेंगे? तो हम क्या कर देते हैं? नाम बदल देते हैं, a1 b1 c1, और यहाँ पे कर देते हैं a2 b2 और c2, यानी नाम बदल देते हैं। नाम में क्या कर देते हैं? a1 x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये तुलना समझ में आई? ये तुलना अगर समझ में आई होगी तो आगे वाला ये भी समझ में आएगा। आओ देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, अब हम रैखिक समीकरण आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम सीखेंगे रैखिक समीकरण से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है बेटा? निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले युग्म बनाना है, फिर ग्राफीय विधि से इनको सॉल्व करना है। आइए मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी जो पहली प्रतियोगिता थी उसमें क्लास 10 के जो 10 बच्चे थे उन्होंने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। यानी अगर जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है तो हमें कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या काम करेंगे? जो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक, मान लिया हमें लड़कों और लड़कियों दोनों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो लड़कों की x मान लिया, लड़कियों की लड़कों की x मान लिया, लड़कों की y। अब देखो क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रश्नानुसार लिखेंगे। टोटल क्या है? पहले तो क्या है? कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने, यानी कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। ठीक, तो प्रश्नानुसार
पहली स्थिति क्या है, स्थिति फर्स्ट, ऐसे लिखो। ये स्थिति पहले लिख देना है। क्यों लिख देना है? इससे सवाल गलत नहीं होगा। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट यानी सिचुएशन फर्स्ट में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितने हैं? 10 है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है वो? भाई दो शर्त दे रहा है, तो चाहे पहली शर्तानुसार, चाहे दूसरी शर्तानुसार, चाहे पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। ठीक, तो पहली स्थिति में क्या बोला? x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरी स्थिति में क्या है? बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। यानी सबसे पहले हम क्या मानते हैं? x प्लस x बराबर वाई। भाई हमने दोनों को बराबर कर दिया, लेकिन क्या कह रहा है? यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। भाई लड़कियों की संख्या, हमने लड़कों की संख्या क्या मानी है? वाई मानी है। लड़कियों की संख्या ऑलरेडी 4 अधिक है। प्रश्न के अनुसार देखो, मैंने इक्वल रेखा बीच में इक्वल लगाया, ठीक, x एक तरफ लिखा, y एक तरफ, तो दोनों जो इक्वेशन है, दोनों जो पक्ष हैं LHS और RHS, वो दोनों बराबर होने चाहिए। यानी दाया पक्ष बायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। सवाल में बोल रहा है लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या हमने x मानी है, यानी x ऑलरेडी 4 अधिक है। यानी हम लड़कों की संख्या में क्या कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे। अब क्या हुआ? अब ये दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि ऑलरेडी वो बोल रहा है कि लड़कियां 4 ज्यादा है। अब देखो पश्चांतर कर लो, तो x माइनस वाई बराबर 4, ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन को हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से सॉल्व करिए। तो आइए हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? पहला समीकरण क्या था? x प्लस वाई बराबर 10। पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 10, पहला समीकरण है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक बढ़िया सा टेबल। यहां लिख दिया x, यहां लिख दिया y। अब समीकरण 1 से लगाना, देखो कैसे निकालेंगे? x और y का मान निकालेंगे। अब इसमें बेटा हम क्या करते हैं? जब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं, तो हमने एक समीकरण ले लिया x प्लस वाई बराबर 10। अब हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे। इसका मतलब यह है कि x और y दोनों को जोड़ा गया तब 10 हुआ है, तो x की वैल्यू कुछ रही होगी। भाई अगर x प्लस वाई को जोड़ के 10 हुआ है तो x की वैल्यू कुछ रही होगी। तो अगर कुछ रही होगी तो वो 10 के बराबर हुआ होगा जुड़ के, तो हम कुछ अपने मन से वैल्यू रख देते हैं। अपने मन से वैल्यू रख के हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने माना x की वैल्यू x बराबर 2 रखने पर, ठीक, तो x की वैल्यू अगर 2 रख दिया तो 2 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 2, यानी y बराबर कितना हो गया? 8। अगर x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक, अब हम x की वैल्यू फिर रखेंगे। x बराबर कितना रख दिया हमने? 4 रख दिया। x बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर 4 रखने पर क्या हुआ? 4 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो गया? 6। तो हमने क्या देखा कि x का मान 4 रखा तो y का मान 6। इसे बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो हमने रखा 2, 8, 6, 4, 6, ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। इससे अभी हम समीकरण पे सॉल्व करेंगे। जो काम हमने समीकरण 1 के साथ किया वही काम हम समीकरण 2 के साथ भी करेंगे।
जो हमने यहां से किया वही हम 2 के साथ भी करेंगे। तो समीकरण 2 हमारा कितना था? समीकरण 2 हमारा था बच्चा x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 हमारा था x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे आओ बताते हैं। बॉक्स बनाएंगे समीकरण 2 से। ये समीकरण हमारा क्या था 2, यहां डालेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ये हमारा हो गया x, ये हो गया y। अब x का मान कुछ रखते हैं, तो इस बार हम y का मान रखते हैं, क्योंकि उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्योंकि हम देखो पहली चीज ग्राफ में जब हम वैल्यू पुट करें तो हमें वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिसमें ना फ्रैक्शन आए ना दशमलव आए। क्योंकि मान लो अगर हमें कहीं जाना है, सफर करना है, हम किसी सुटेबल साधन से जा सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं कि खूब तेज दोपहर में नंगे पैर और जो है जब रोड सबसे ज्यादा गर्म हो और चलने लायक ना हो तो हम चल के जाए, आराम से इत्मीनान से भी जा सकते हैं। तो वही बात है। तो x की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू रख रहा हूँ। y की वैल्यू मैंने रखी कितनी? 2। तो y की वैल्यू 2 रखने पर फायदा क्या होगा अभी आगे देखना, आसान हो जाएगा। जैसे x माइनस वाई की वैल्यू 2 रखी तो y की जगह पे 2 हो गया बराबर 4। अब 2 यहाँ पे क्या था? माइनस में था, उधर गया तो किस में हो गया? प्लस में। तो x बराबर कितना आ गया? 6। तो y बराबर 2 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे? y का मान, y बराबर कितने रखने पर? y बराबर 1 रखने पर। ठीक, क्या रख दूं मैं? 1 रख दूं तो और आसान हो जाएगा। y बराबर 1 रखने पर, तो 1 रख दिया मैंने। तो फायदा क्या हुआ कि वैल्यू क्या थी? x माइनस 1 बराबर 4। तो x बराबर इधर माइनस में था, उधर गया तो क्या हो गया? 4 प्लस 1, यानी x बराबर कितना हो गया? 5। तो हमने क्या देखा? y की वैल्यू 1 रखने पर, y की वैल्यू 1 रखने पर x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 5। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, अब हमें क्या बनाना है बेटा? कोऑर्डिनेट बनाना है। हमें दोनों समीकरण के कोऑर्डिनेट मिल गए, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। दोनों के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हम बनाते हैं समीकरण, जो हमें मतलब ग्राफ, जिसे हम सॉल्व कर पाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। आइए अब हम खींचते हैं लाइन और आपको दिखाते हैं कैसे जो है। येलो ले लेते हैं। देखो सबसे पहले एक रेखा ये वाली खींचेंगे ऐसे, जिसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये खींचेंगे जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। यहां पे जो होता है उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। ये क्या कहलाता है? एक्स अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स अक्ष। ठीक, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाई अक्ष। ये क्या कहलाता है? वाई अक्ष। ठीक, यहां पे हम क्या करते हैं? ऐसे लाइन खींचते हैं। ये होता है 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7। तो वो थोड़ा सा ये अक्ष वाला मिटा करके ऊपर लिख देता हूं। 5 5 6 7। ठीक, एक वैल्यू 8 हो जाती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। ये 0 इधर हमारा क्या होगा? माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक, इधर हमारा ऊपर वाला क्या होगा? प्लस में। तो 1 2 3 4 5 6 7।
और ये हमारा यहाँ है 8। नीचे क्या होगा ये माइनस में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 तक ठीक है। ये जैसे नंबर लाइन पे आप नंबर लिखते हैं वैसे ही, ऐसे हो गया इधर साइड प्लस इधर माइनस, ऐसे हो गया ऊपर जाओगे प्लस नीचे आओगे माइनस। ऐसे कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं, जैसे देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, गिनते हैं इधर से काउंट करते हैं। तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो ये पहला चतुर्थांश क्या होता है प्लस प्लस में, दूसरा चतुर्थांश क्या होता है माइनस प्लस में, तीसरा चतुर्थांश क्या होता है माइनस माइनस होता है, और चौथा चतुर्थांश क्या होता है प्लस माइनस होता है। इसे x अक्ष बोलते हैं, इसे x डैश बोलते हैं, इसे y अक्ष, अगर ऊपर वाले को y अक्ष बोलते हैं तो इसे y डैश बोलते हैं। समझ में आया? अब आओ कोऑर्डिनेट लिखते हैं और समझते हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है x, 2, यानी x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू 2 कहां होगी यहां होगी, x की वैल्यू 2 कहां होगी यहां होगी, x की वैल्यू 2 यहां होगी। अब क्या है y की वैल्यू 8 कहां होगी, y की वैल्यू 8 यहां होगी। तो पहला कोऑर्डिनेट 2, 8 हमें कहां मिल गया यहां मिल गया, 2, 8 हमें कहां मिल गया यहां। ठीक, अब दूसरा कोऑर्डिनेट देखो x की वैल्यू 4 यहां, ठीक, और y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, ये यहां 6 है, 6 ऐसे 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 यहां पे मीटिंग होगी। ठीक, इस जगह पे मिलेंगे। हो सकता है उजाले की वजह से तुम लोगों को दिख ना रहा हो सही से, उधर कोने पे जो लिख रहे हैं दिख रहा है, चलो ठीक है, समझ में आएगा। फिर भी दूसरे वाले में समझना, देखना x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 यहां, और y की वैल्यू 2 यहां पे होगा। ठीक, x की वैल्यू 5 यहां और y की वैल्यू 8 यहां पे, कोऑर्डिनेट कहां होगा यहां। अब देखो हम जो जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं उन पॉइंटों पे हम क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे लाइन खींचेंगे। यहां रखा, यहां से होते हुए एक लाइन हमने क्या खींची ये ऐसे खींची। ठीक, फिर हमने क्या किया यहां रखते हुए, और इस कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट हमने खींचा था इस कोऑर्डिनेट से होते हुए, इस कोऑर्डिनेट से होते हुए हम लाइनें क्या करेंगे ड्रा करेंगे। ये अब देखो जिस पॉइंट पे जब हम ग्राफीय सॉल्यूशन देखते हैं, जब हम ग्राफीय सॉल्यूशन देखते हैं तो जिस पॉइंट पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि काटती हैं, वही पॉइंट हमारा क्या होता है बच्चे सॉल्यूशन होता है। तो किन पॉइंटों पे काट रही हैं देखो, पॉइंट क्या है ये पॉइंट है 3y और x 7, यानी 7, 3 पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहने का मतलब जो हम ग्राफीय सॉल्यूशन देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या बनाया हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद में हमने x या y किसी में दोनों में से एक की वैल्यू पुट करके एक दूसरे की वैल्यू क्या करी फाइंड की। इसे 2 की वैल्यू फाइंड कर रख के 8 की वैल्यू निकाली, 4 की वैल्यू फाइंड करके मतलब लिख के 6 की वैल्यू निकाली, ये निकाली। निकालने के बाद में ग्राफीय विधि से दोनों को रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने के बाद में हमने दोनों यानी इसके लिए जो रैखिक इसके लिए जो समीकरण खींचा वो ये था x प्लस वाई बराबर 10, इसके लिए जो समीकरण खींचा वो ये था x माइनस वाई बराबर 4, दोनों के लिए समीकरण खींचा। समीकरण खींचने के बाद में दोनों के लिए जो दोनों के समीकरण थे उनके लिए जो रेखा खींची, वो रेखा जिन दोनों को इन दोनों को जिस जगह पे काट रही है वही हमारा क्या है सॉल्यूशन है। तो काट रही है 7, 3 पे, यानी x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू क्या है 3, यानी जो लड़कियां हैं उनकी संख्या कितनी है 7 और जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः लड़कियों की संख्या
x बराबर 7, लड़कों की संख्या y बराबर 3। समझ में आया? लास्ट में लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या x बराबर 7 और लड़कों की संख्या y बराबर 3। समझ में आया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। यह भी हमें किससे ज्ञात करना है? ग्राफी विधि से ही फाइंड करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल, यानी हमें पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। सीधा मान लो किसी में से एक को, यानी किसका ज्ञात करना? माना पेंसिल का मूल्य बराबर, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। फिर क्या है? माना कलम का मूल्य बराबर y रुपए। अब क्या बोल रहा है? पहली स्थिति प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार आपको जरूर लिखना है, ये आपका नंबर उठाएगा। प्रश्नानुसार बार बार आप देखते हैं कि बच्चे चिल्लाते रहते हैं कि हम बहुत जानते थे फिर भी पेपर में हमारा नंबर कम आया। रीजन यही होता है कि लिखने का सही तरीका नहीं, सही से लिखेंगे नहीं। पहली स्थिति यानी स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति में क्या कह रहा है? 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 कलम यानी 7y का दाम कितना है? 50 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने ऐसा क्यों किया मैं बता रहा हूं। मैंने माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, माना एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। तो अगर एक कलम का मूल्य जितना होगा, जैसे एक कलम का x है तो 5 पेंसिल का 5x यानी मल्टीप्लाई। अगर एक कलम का y है तो 7 कलमों का 7y। पहला समीकरण बन गया। अब स्थिति सेकेंड यानी दूसरी स्थिति, स्थिति सेकेंड। दूसरी स्थिति क्या है? क्या बोल रहा है? 7 पेंसिल, पेंसिल का दाम कितना है? x यानी 7x तथा 5 जो है 5 कलमों का यानी 5y का दाम कितना है? 46 है। तो इन दोनों का क्या बताना है? हमें सॉल्यूशन बताना है। किससे बताना है? ग्राफीय विधि से बताना है। तो आप क्या करेंगे? आप वैल्यू पुट करेंगे। आप ऐसी वैल्यू सोच के पुट करेंगे जिनका इनके हिसाब से वैल्यू निकालना आसान हो जाए, कोऑर्डिनेट निकालना। जैसे देखो आप कोऑर्डिनेट निकालते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक। अब समीकरण नंबर 1 से जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें बॉक्स चाहिए। बॉक्स ले लेते, बना लेते हैं। ऐसे बना लेता हूं, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। x और y। अब x की वैल्यू हम कुछ पर पुट करेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है? 5x प्लस 7y बराबर कितना है? 50। वैल्यू ऐसी पुट करो ताकि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर जी इसमें तो फ्रैक्शन ही आएगा। नहीं, जब सोचोगे, ऑब्जर्व करोगे और तब वैल्यू पुट करोगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। जैसे देखो 5x है, अब मैंने क्या किया? 7 पचे 35, मैंने y की वैल्यू कितनी रख दी? 5, ठीक। y बराबर 5, y की वैल्यू क्या रख दी? 5। तो क्या हो गया? 50। तो 5x
बराबर 7 5 35, 35 उधर गया तो माइनस में हो गया। अब ये घटेगा तो कितना बचेगा, 5x बराबर, ये 10 में से 5 गई 5, 4 में से 3 गई 1, 15, और x बराबर कितना हो गया 15/5, 5 का नम 5, 5 3 15, यानी x की वैल्यू हमने कितनी रखी, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 3, जब मैंने y की वैल्यू कितनी रखी 5। ठीक, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। अब दूसरा वाला सोचो, अगर मैं 5 की वैल्यू 4 रख दूं तो भी नहीं आएगा। अगर मैं 7 की वैल्यू y की वैल्यू 10 रख दूं तब हो जाएगा। y की वैल्यू मैंने क्या रख दी 10, y बराबर 10 रखने पर, y बराबर 10 रखने पर, तो 10 रखने का फायदा क्या हुआ, 5x प्लस 7 इंटू 10 बराबर कितना 50, तो 5x बराबर 50 माइनस 70, इधर वाला ऊपर लगाते हैं। ठीक, तो क्या मिल गया, x बराबर यानी 5x बराबर एक घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 20, तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 20/5, 5 का नम 5, 5 चौक 20, तो x की वैल्यू किस में आ गई -4 में। माइनस में आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वैल्यू बड़ी आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो हमें ग्राफ खींचने में क्या होगा, ग्राफ बनाने में टाइम लग जाएगा और हमें उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से हम वैल्यू को क्या करते हैं छोटी, पहले का कोऑर्डिनेट निकल आया, अब दूसरे का कोऑर्डिनेट निकाल लो। दूसरे का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ दूसरे वाले का रखो, क्या है दूसरा वाला समीकरण, दूसरे समीकरण 2 से, समीकरण क्या है 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या था 7x प्लस 5y बराबर क्या हो गया 46। ग्राफ बनाओ, वो चार्ट ये ठीक, यहां पे क्या रखा x, यहां पे क्या रखा y। अब हमें कोई वैल्यू अपने इस हिसाब से वैल्यू सोचो कि जो रखने से क्या हो जाए, वैल्यू कट जाए और वैल्यू क्या हो फ्रैक्शन में ना आए। तो हम 7 के जो x है उसकी वैल्यू क्या रखते हैं बेटा 3 रखते हैं, तो काम क्या होगा x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखने पर, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर कितना 46, तो 7 3 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस कितना 21, तो 5y बराबर 46 माइनस 21, तो y बराबर ये घट जाएगा तो 6 में से गई 5 और 4 में से 2 गई 2, बटे में कितना हो गया 5, 5 के नम 5 50 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। कोऑर्डिनेट देखना कि हमें कहां पे कितना कितना कोऑर्डिनेट मिल रहा है। अब देखो, अब क्या करना, ग्राफ खींच लेना, ग्राफ खींचना आ गया होगा पहले ही सवाल में, नहीं आया होगा तो अभी अगले सवाल में और बताऊंगा, इससे और कठिन ग्राफ आएंगे। लेकिन इसमें अब आप क्या करना, कोई और वैल्यू, जैसे देखो अब क्या कर सकते हो 7 3 21 7 28 7 5 35 49 लेके चले जाना, वैल्यू 7 रख देना। ठीक, अपने हिसाब से देख के एक का क्या कर लेना कोऑर्डिनेट निकाल लेना, और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में उसमें क्या बना लेना ग्राफ बना लेना। नहीं लगेगा कमेंट करके बताना, तो मैं अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक, अब देखो, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, कॉन्सेप्ट, जो अनुपातों की तुलना, यानी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। अब इसमें बेटा क्या है, इसी के ऊपर आपके आगे के कुछ चैप्टर के सवाल हैं, पेपर में आता है। ठीक, अब इसमें क्या है, सबसे पहले आप जानो, अगर 2 समीकरण दिया हुआ है, जैसे समीकरण जो तुम दिए हुए हैं
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए। जैसे देखो बेटा किन किन का ग्राफ पे, जैसे मान लो दो रैखिक समीकरण, अभी आपने क्या सीखा कि जो रैखिक समीकरण है उनको हम ग्राफ पर रेखाएं खींच सकते हैं। जो रैखिक समीकरण है उनके द्वारा हम ग्राफ पे रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन आप बताओ जैसे दो रेखाएं हैं, ठीक, दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं खाली तीन कंडीशन ही बना सकती हैं। दो रेखाएं होती हैं किसी भी समतल पृष्ठ पे, खाली तीन कंडीशन बना सकती हैं। या तो वो एक दूसरे को प्रच्छेद करें, ठीक, या तो वो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो, ठीक, और या तो वो एक दूसरे के एकदम क्या हो, संपाती हो। एक दूसरे के क्या हो, संपाती। संपाती मतलब एकदम ओवरलैप कर रही हो, एक दूसरे के एकदम ऊपर हो, ठीक। तो खाली तीन कंडीशन बनेगी। अब इन तीन कंडीशन का पता करने के लिए क्या हर बार आपको ग्राफ बनाने की जरूरत है? क्या हर बार आपको ग्राफ पे लाइन खींचने की जरूरत है? दो सवाल का अगर ग्राफ खींचना होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, ठीक, मन नहीं करता। अगर हर सवाल का हमें पता करने के लिए ग्राफ खींचना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? ताकि हमें ग्राफ ना खींचना पड़े। जैसे देखो, अगर कभी भी दो रैखिक समीकरणों की तुलना करनी पड़े, ये बताना पड़े कि इनकी रेखाएं हैं वो परिच्छेद करेंगी या परिच्छेद नहीं करेंगी, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं बेटा ये, अगर कहीं a1 अपान a2, ठीक, a1 और a2 नॉट इक्वल है b1 अपान b2 के, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रच्छेद करेंगी। वो रेखाएं क्या करेंगी बेटा, प्रच्छेद करेंगी, और उसका केवल एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही हल होगा। केवल क्या होगा, एक ही हल होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उनके खाली एक ही हल होगा और वो क्या होंगे, संगत होंगे। संगत मतलब साथ, अगर एक बार एक दूसरे को काट रहे इसका मतलब मिल रहे हैं, अगर वो मिल रहे हैं तो क्या है, संगत है, ठीक। अब क्या है, अगर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के तथा c1 अपान c2 के नॉट इक्वल है, c1 अपान c2 के क्या इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाएं जब कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं तो कोई बातचीत होगा, कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल तब निकलता, कोई बातचीत तब हो पाती है जब दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो। जब मिलेंगे ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक। तो अगर मिल गए तो सॉल्यूशन पक्का है, ठीक। अब आगे क्या है, आगे है बेटा संपाती वाली। इसमें सारे बराबर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सारे। और अगर कोई बैठ के सारा दिन बतिया रहा है, अगर कोई बैठ के सारा दिन बतिया रहा है तो वो मिल भी रहा है। अगर मिल रहा है तो उनके बातें भी बहुत सारी होंगी, तो वो क्या होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी उनके अनेक हल हैं। वो क्या है, अनिश्चित है, आश्रित है या कि संगत है। तो संगत कब, दो बार जब दोनों मिल रहे हैं। असंगत कब, जब तीन नहीं मिल रहा है तब क्या होगा, असंगत होगा। फिर क्या, परिच्छेदी करने के लिए पहले में बराबर ना रही है, परिच्छेदी तब करी है जब पहले में बराबर ना हुई है। समांतर तब हुई है जब लास्ट वाला दोनों का होए नॉट इक्वल होए, और संपाती तब होए जब तीनों का होए बराबर होए। अब आओ आगे सवाल पर पहुंचे थे। देखो आगे सवाल क्या है, प्रश्न दूसरा क्या है, अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं। यानी प्रच्छेद कर रही हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं, ये हमें बताना है। कैसे बताओगे, देखो मैं बताता हूं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। फिर इसका दूसरा समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। देखो बच्चों लिखेंगे कैसे, डायरेक्ट नहीं करना है, लिख के करना है अच्छे से। यहां पे लिखेंगे, इसे माना समीकरण 1, इसे माना समीकरण 2। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण
दो की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब तुलना करेंगे। तुलना कैसे होगा? अब देखो तुलना क्या होगा, a1 यहाँ लिखा है, x के पहले a1 लिखा है, यहाँ x के पहले क्या लिखा है 5, यानी a1 बराबर कितना हो गया 5। ठीक, फिर क्या हो गया, b1 की वैल्यू y के पहले क्या लिखा है 4, तो यहाँ पे b1 बराबर क्या हो गया, b1 बराबर 4। यहाँ पे c1 की जगह पे क्या लिखा है 8, यानी c1 बराबर क्या हो गया 8। यहाँ a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 बराबर 7, b2 बराबर क्या हो गया 6 और c2 बराबर क्या हो गया माइनस में है, तो c2 बराबर माइनस का 9। अब तुलना कराएंगे तो a1 अपान a2, a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, b1 अपान b2, b1 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है 6। अब c1 अपान c2, c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 9। क्या बराबर लग रहे हैं, a1 अपान a2 यानी 5/7 इक्वल 4/6। अब देखो इक्वल कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 5 6 30, 5 का 6 से 5 6 30 और 7 चौक 28 क्या बराबर है 5 6 30, 7 चौक 28 का बराबर है, नहीं बराबर है तो नॉट इक्वल। तो यहां पे लिखोगे क्या a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। ये आया कि नहीं आया, अतः यह प्रतिच्छेदी हैं, ये आपका सही तरीका होगा पेपर में लगाने का। मैं बता दे रहा हूं, अगर आप ऐसे गूंज के आओगे तो कोई मतलब नहीं है कि आप पेपर में कुछ नंबर लेकर आओगे। समझ में आया? अच्छे से लगा के आना, इस टाइप से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। देखो मैंने जगह छोड़ा था, नहीं छोड़ा था। और नेक्स्ट पेज में करते हैं। सवाल क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या था, 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहां पे वही लिखेंगे, ऐसे लिखो a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 बराबर क्या, ये देखो x के पहले a1, x के पहले 9 तो बराबर 9, b1 के पहले y के पहले b1 तो y के पहले 3 तो b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12, ऐसे a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24। ठीक, अब लिखेंगे a1 अपान a2, a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, b1 अपान b2, b1 की वैल्यू 3 और
B2 की वैल्यू 6, फिर C1 अपान C2, C1 की वैल्यू 12, C2 की वैल्यू 24, काट लेते हैं। 9 का नम 9, 9 दूनी 18, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 12 का नम 12, 12 दूना 24, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। अगर तीनों बराबर हो तो क्या होती है? ये समपाती होती है। क्या होती हैं? समपाती। अतः यह समपाती है। अतः यह क्या है? समपाती है। ठीक, अब अगला ये वाला सवाल आप ये वाला तीसरा वाला सवाल आप खुद लगाएंगे और खुद लगा करके आप बताएंगे कि क्या आया था। 2 बता दिया, तुलना कैसे करना है, तीसरा वाला आप लगा सकते हैं। अब क्या है? फर्स्ट अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। मैंने पहले बताया था, अगर मिल रहे हैं तो संगत है, नहीं मिल रहे हैं तो असंगत है। संगत कब होंगे? जब प्रच्छेद करेंगे। और कब होंगे? जब ओवरलैप करेंगे। ठीक, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। जब समांतर होंगे तब वो नहीं करेंगे। क्या? संगत। ठीक, आओ 1 2 3 4 4 सवाल है। सबसे पहले पहला 3x प्लस 2y बराबर कितना? 5। फिर क्या है? 2x माइनस 3y बराबर कितना? 7। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 की वैल्यू कितनी? A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5, A2 बराबर 2, B2 बराबर माइनस का 3 और C2 बराबर, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस में और भी माइनस में। इसको हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ी सी ये लिखा था इक्वल के बगल में 5, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5 बराबर 0। ऐसे यहां भी, अरे देखो इक्वल के इधर था, इक्वल के इधर लेकर आओगे, उधर प्लस में था, इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। 7 बराबर 0। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 5 और C2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 7। तो A1 अपान A2, A1 3, A2 2, B1 अपान B2, B1 कितना? 2 और B2 कितना? माइनस का 3, C1 अपान C2, C1 कितना? माइनस का 5, C2 कितना? माइनस का 7। तो वैल्यू क्या निकल के आई? 3/2 बराबर 2 बटा माइनस का 3। 3 त्रिक का 9, माइनस का 9, माइनस का 4 बराबर है नहीं है। बराबर कैसे निकालोगे? इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई, 3 त्रिक का 9 माइनस का 9 और इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, बराबर नहीं आया। तो बराबर नहीं आया तो नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल है तो क्या है? A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। तो ये क्या करेंगे? ये क्या है? संगत है। काहे संगत है भाई? प्रच्छेदी कर रहे हैं ना। तो अगर प्रच्छेद करेंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो क्या है? संगत है। चलो अब तुम लोगों को मैं एक ये वाला करवा देता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लो तो मिटा के यहीं करवा दो। 1 2 3 बस। अब देखो ये वाला फ्रैक्शन वाला करवा देता हूं, बाकी आप कर लेंगे। ठीक, एक फ्रैक्शन वाला करवा देता हूं। देखो फ्रैक्शन वाला क्या है?
3x अपॉन 2 प्लस 5y बटे में 3 बराबर में 7। फिर क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14। अभी चैप्टर आसान है, इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत का होमवर्क दे देता हूँ, पूरा नहीं करवाता हूँ। लेकिन आगे जब चैप्टर कठिन आएंगे तो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, हर क्वेश्चन आपको मैं करवा के दूंगा। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे a1 अपान a2 से तुलना कराने पर। तो a1 बराबर कितना हो गया 3 अपान 2, b1 बराबर कितना हो गया 5 बटे 3 और c1 बराबर इधर ये इसे ऐसे लिखना पश्चांतर करके माइनस का 7 बराबर 0। इधर क्या था माइनस का 14। वो लिख लेना a1 अपान a2x से तुलना करने पर। फिर c1 की वैल्यू माइनस की 7, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू माइनस का 10 और c2 की वैल्यू माइनस का 14। C2 की वैल्यू माइनस का 14। अब करवा दो तुलना, a1 अपान a2 बराबर कितना हो गया 3 अपान 2 और a2 की वैल्यू कितनी थी 9 बटे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a1 अपान a2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा पलट जाएगा, तो 3 बटे 2 इंटू 1 बटे 9, 3 का नाम 3, 3 3 का 9 बराबर कितना 1 बटे 6। अब देखो b1 अपान b2 कितना है 5 बटे 3 b1 और b2 कितना है माइनस का 10 बटा 1। पलट जाएगा इसमें भी b1 अपान b2, ये 5 बटे 3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 बटे 10, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा b1 बराबर माइनस का 1 बटे 6, माइनस का 1 बटे 6। अब देखो c1 अपान c2 तो सिंपल है, c1 अपान c2 कितना हो जाएगा माइनस का 7 बटे माइनस का 14, माइनस माइनस कट गया, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, तो c1 अपान c2 बराबर 1 बटा 2। ठीक, अब निकालो 1 बटा 6 बराबर है क्या माइनस के 1 बटा 2 6 के, नहीं बराबर है, तो यह क्या होगा नॉट इक्वल। तो ये क्या होगी प्रच्छेद कर रहे हैं, अगर प्रच्छेद कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर प्रच्छेद कर रहे हैं तो क्या होंगे संगत होंगे। आगे और सवाल है, लेकिन हम आगे वाले सवाल आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। 3.1 जो है बड़ा चैप्टर है, तो इस बड़े चैप्टर को हम जो है अगले क्लास में पूरा करेंगे। इसके लिए हम चाहते हैं कि आराम से इत्मीनान से हम लोग पढ़ें। हाँ, अगर आपको कुछ टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर ले इसका तो उसमें आपको समझा दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मेहनत करते रहो।